नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 241 की ही बात करते हैं। और वृष लग्न में शुक्र के लिए ये अंतिम पाठ है। आप यहाँ समझते हैं और कोई भी प्रश्न आ जाता है लिखते हैं तो आपको जवाब भी मिलता है। अब शुक्र 8वें स्थान तक स्थित था, लग्न से 8वें तक, तो पीछे के दो पाठ में बताया हमने। अब आज बताते हैं कि शुक्र यदि 9वें स्थान में स्थित है। अब 9वां स्थान उत्तरोत्तर त्रिकोण है, बली त्रिकोण है और सबसे शुभ फल देने वाला होता है। और काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ पे गुरु की राशि होती है, इससे भी, और गुरु की कौन सी राशि होती है? धनु राशि होती है। इससे भी समझना चाहिए कि इस स्थान का कितना महत्व है। यहाँ से भाग्य की बात होती है, यहाँ से धर्म की बात होती है, धार्मिक ज्ञान की बात होती है, अनुशासित आचरण की बात होती है, और उत्तर भारत में यहां से पिता की भी बात होती है। अब लग्न से नवम है, पंचम से पंचम है, ऐसे बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और हम वृष लग्न में शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र लग्न के साथ साथ छठे स्थान का स्वामी है, यहां इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब षष्ठेश शुक्र नवम में चला गया और लग्नेश शुक्र नवम में चला गया, ये दोनों को अलग करके समझिए। तो लग्नेश शुक्र नवम में चला गया तो लग्न के लिए अच्छा हो गया, लग्न से संबंधित सारे फल अच्छे करेंगे। अब इसको यदि बंद करके यहां समझना है कि शुक्र शुभ ग्रह है और भाग्य स्थान में है तो अच्छा है, जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, भाग्यवान होंगे। अब यहां से पराक्रम स्थान को देखेगा तो पराक्रमी होंगे, छोटे भाई बहनों की चिंता करने वाले होंगे, उसका सहयोग करने वाले होंगे। लग्न से नवम है तो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होंगे, चेहरे में आकर्षण होगा। ये सभी बातें सच है। अब काल पुरुष के अनुसार ये धन स्थान का स्वामी नवम में है, वो भी अच्छा, सप्तम का स्वामी नवम में है तो भी अच्छा। बुरा क्या कि ये षष्ठेश भी है। हमारे बहुत सारे भावार्थ रत्नाकर में जब हम आपको बताए हुए हैं कि वृष लग्न में शुक्र लग्नेश होकर भी बहुत शुभ फलदायी नहीं होता, क्योंकि छठे का भी फल उसी को कर रहा होता है। अब षष्ठेश भाग्य स्थान में हमने कहा भाग्यवान होगा, लेकिन भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा। अब कब साथ नहीं देगा इसके लिए हम लोगों को दशा भी देखना है और अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना है। भाग्येश नवम स्थान में है, धर्मात्मा होंगे, धार्मिक यात्रा करना चाहेंगे, लेकिन हमेशा हम सफल नहीं हो पाएंगे। पूजा पाठ करने का मन बहुत होगा लेकिन आलस्य हो जाएगा, या हम क्रम से जो करते हैं मेरा क्रम टूट जाएगा। अगर पिता की बात करते हैं तो पिता के साथ भी थोड़ी बहुत वैमनस्यता संभव है। तो ये हुआ षष्ठेश का फल। तो इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि वृष लग्न में शुक्र षष्ठेश भी होता है, इसीलिए जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आए तो आपको सावधानी से समझना चाहिए और फिर प्रिडिक्ट करना चाहिए या फल कथन कहना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुक्र को दशम स्थान में स्थित करते हैं। तो ये शुक्र दशम स्थान में स्थित है तो हम कहते हैं ये केंद्र का स्थान है और उत्तरोत्तर बली केंद्र भी है। पहले से ज़्यादा बलवान चौथा, चौथे से ज़्यादा बलवान सातवां, और सातवें से भी ज़्यादा बलवान 10वां स्थान होता है। अब काल पुरुष में यहाँ मकर राशि होती है और काल पुरुष में दूसरे और सातवें का स्वामी शुक्र होते हैं, और वर्तमान वृष लग्न में दूसरे और छठे का स्वामी है। अब दूसरे का स्वामी यहाँ आए कोई दिक्कत नहीं, केंद्र में है, अच्छा ही फल करेंगे। अब छठे का स्वामी यहाँ आया तो अब आप यहाँ ये भी समझिए कि ये देखिए, एक हमेशा कहते रहते हैं कि ये हमेशा हर भाव के लिए कोई ना कोई त्रिकोण बनता है। तो ये कर्म स्थान के लिए ये 5वां और ये 9वां स्थान है। तो कर्म के 9वें का स्वामी कर्म स्थान में आया तो जातक संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, ये तय है।
जातक अपने ही बलबूते धन अर्जित करेगा, ये बात तय है। तो हर भाव का केंद्र भी देखना, हर भाव का त्रिकोण भी देखना, हर भाव का 6, 8, 12 भी देखना। आप कहेंगे कि आप तो बड़े सरलता पूर्वक बोल जाते हैं, परेशानी हमको होती है, याद नहीं होता, या एक समय पे हम इतनी बातों को ध्यान में नहीं ला सकते। तो ये स्वाभाविक प्रश्न है आपके मन में, लेकिन जब आप हमारे साथ पाठ दर पाठ पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो आपको हमारी बात याद आते रहेगी और आप पत्रिका देखते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा फल कह पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि हम दूसरे और 7वें के भी फल को यहाँ पे अच्छा देखेंगे, लग्न 6ठे के भी फल को अच्छा देखेंगे, लेकिन गोचरस्थ शुक्र यदि दशम में हो तो अच्छा नहीं कहते। ये बात हम लोग गोचर में पढ़ चुके हैं। अब शुक्र और गुरु चाहे कोई भी हो, 10वें स्थान में कोई भी ग्रह हो और उस ग्रह की अंतर्दशा हो तो सावधानी पूर्वक अध्ययन करके आगे बताना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शुक्र यदि यहां दृष्टि डालेगा चतुर्थ स्थान के ऊपर तो चतुर्थ का फल अच्छा हो जाएगा, ये भी हम आप समझ पा रहे हैं। अब चतुर्थ से क्या है? भूमि, भवन, मकान, माता का सुख आदि, या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख यदि हम अपने जीवन में ढूंढते हैं तो वो हमको कहाँ से प्राप्त होगा? चतुर्थ से प्राप्त होगा। तो चतुर्थ से संबंधित फल की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ये षष्ठेश शुक्र है तो इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसी की वजह से आप वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, और कोई कारण होगा। तो हम किसी एक कारण से सारे फल का निर्णय कर लें या किसी भी फल के ऊपर दृढ़ हो जाएं और यही डिसीजन ले लें कि शुक्र चतुर्थ को देख रहा है तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। पत्रिका में 9 ग्रह दिए हुए हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 भाव हैं, सबकी दृष्टियां हैं, मित्र शत्रु हैं, और बहुत कुछ समझना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र यदि एकादश स्थान में हो, आजकल के जितने भी हम कहेंगे कि हमारे ज्योतिष बंधु होते हैं, उच्च नीच को बहुत सरलता से जान जाते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सबके उच्च राशि नीच राशि याद कर लिए, हो गया। ग्रह में वक्री लिखा वो ब्रैकेट में आ जाता है, वक्री भी समझ लेते हैं। यदि पूछ दीजिए कि ग्रह वक्री क्यों हुआ तो यकीन मानिए 90% ज्योतिषियों का के पास जवाब नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही सारे प्रश्नों का जवाब है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो ज्योतिष की स्थिति है, जो ज्योतिष का हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब चलिए हम लोग पाठ पे ही कंसंट्रेट करें। तो शुक्र उच्च के हैं। अब उच्च के हो नहीं हो, एकादश स्थान में बढ़ोतरी का स्थान है, कोई भी ग्रह वहां स्थित होगा उसके कारकत्वों की भी वृद्धि होगी, और चूंकि शुभ ग्रह है तो वो एकादश स्थान के कारकत्वों की भी वृद्धि करेगा। लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि यहाँ षष्ठेश भी है, लग्नेश भी है, तो ऐसे जातक लग्नेश एकादश में है तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा, जिद होगी कि हमारी बात क्यों न मान ली जाए, हम श्रेष्ठ ज्ञानवान हैं, धन हो तो मेरे पास बहुत धन है। तो ये अभिमान की भावना हो जाती है। हम यहाँ स्वाभिमान की बात नहीं करेंगे। और शुक्र मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, वहीं उच्च के भी कहे गए हैं, और गुरु शुभ ग्रह है तो कामनाएं कितना ऊपर होता है, और अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, चाहे वो परिश्रम की बात करें या अन्य कोई परिस्थितियां जब बनती है तो उसको आगे चर्चा करेंगे। अब यहां से दृष्टि पंचम के ऊपर है, तो हमने कहा 5वां स्थान हायर एजुकेशन का है। तो जब पंचम को लग्नेश शुक्र की दृष्टि हो, अब बताइए कि यहां नीच दृष्टि बोल के हम गलती करेंगे कि नहीं? आप लोग स्वयं समझिए। हमने भृगु संहिता का नाम लिया है, अब वो भृगु ऋषि के द्वारा उसके श्लोक लिखे गए या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि, मित्र शत्रु दृष्टि की बात हुई जो हम नहीं मानते। बाद बाकी का उनका जो भी फल कथन है उसको हम मानते हैं।
तो अब यहाँ जब पंचम को देखेंगे तो हायर एजुकेशन प्राप्त होगा, जातक विवेकी होगा, प्रेम, सच्चा प्रेम करने वाला होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये द्वादश में स्थित है, लग्नेश है और पंचम के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो ये स्वाभिमान के साथ अभिमान होना कौन सी बड़ी बात है, होगी। तो हम लोगों को यही समझना है। लोग आते हैं, सोचते हैं कि पंडित जी को तो, या जो गुरु जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी कहते हैं, उनको क्या पता, लेकिन सच में वो आपके पत्रिका को देखते ही आपको जान जाते हैं, ये जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुक्र यदि 12वें स्थान में हो, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 12वें स्थान में शुक्र को जाने का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, प्रश्न आता है। तो हम जितने काल पुरुष की चर्चा करते हैं उतना कोई नहीं करता, या उतना कोई फल कथन कहने में उसको दृष्टि में नहीं रखता। लेकिन जैसे ही शुक्र 12वें चला जाता है तो ये सबको याद आ जाता है कि 12वें में शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार 12वां स्थान उसके उच्च का स्थान है, वहां मीन राशि स्थित होती है और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। और ये व्यय का स्थान है। जिसके पास धन हो वो खर्च करके प्रसन्न क्यों नहीं होता। कौन ऐसा इंसान है जो सांसारिक सुख भोग का त्याग करके वैराग्य और संन्यास का जीवन जीना चाहता है। तब शुक्र यदि द्वादश में हो तो सांसारिक सुख भोगों को भोगने वाला, ऋण रोग शत्रु को प्राप्त करने वाला, दृष्टि इसकी यहां भी है छठे के ऊपर। तो अब यहां पे सांसारिक सुख भोग को एट एनी कॉस्ट यदि आप पूरा करना चाहेंगे तो ऋण भी होगा, और अपने आप को संयमित नहीं रख पाएंगे तो रोग भी होगा। तो यहां हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये चूंकि छठा स्थान इसी का स्थान है, तो क्या ऋण भी होगा, रोग भी होगा, शत्रु भी होगा और निश्चित होगा, लेकिन सब कंट्रोल में होगा, सबका दमन आप कर पाएंगे, रोगों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, ऋण लेंगे तो चुकता कर पाएंगे, ये जरूर है। अब लग्नेश द्वादश में चला गया, क्या हमारा हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा? सिर्फ छठे के दृष्टि से ही हम समझ जाएं कि हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। लग्नेश द्वादश गया तो ये लग्न का व्यय है, शरीर कृशकाय होगा। तो ये भी समझना है कि हम किस लगन की, अगर मिथुन लगन की बात होती तो शुक्र यहां होता तो ऐसी चर्चा नहीं करते, लेकिन वृष लगन की बात हो रही है और लग्नेश द्वादश में है, तो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होगा। तो हम अपने दिमाग को जितना खुला रखेंगे, याद करके यदि अंदर ज्योतिष को दबा लेंगे तो हम कभी ज्योतिष नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष को अपने औरा में चलने दीजिए, आपको जब जरूरत हो, जिस बात की जरूरत हो उसको स्मरण कीजिए, आपको स्मरण हो जाएगा और आप ज्योतिष कर पाएंगे। ये गूढ़तम विषय है, इसको रट करके कोई नहीं सीख सकता, अभ्यास से सीख सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चित्त को शांत रख के पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय से सीख सकते हैं, और जब किसी के साथ भी बैठें तो अपने साथ न्याय करके सीख सकते हैं, अन्यथा ज्योतिष सीखना संभव नहीं है। और हम कहते हैं कि यदि आप क्रम से पाठ को पढ़ते हैं तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो हमने अभी पीछे बताया ये जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि वृष लग्न में शुक्र 12 भाव में जो हमने चर्चा किया वो आपको समझ में आया होगा। जो ज्योतिष बंधु हैं उनके मन से बहुत तरह का शंका, उसका समाधान भी हुआ होगा। उसके बावजूद भी किसी के मन में पाठ से संबंधित कोई भी शंका हो, संदेह हो, तो कमेंट में भी लिखिए और किसी तरह हम तक पहुंचाइए। निश्चित रूप से आपको उसका जवाब मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि पाठ आपको पसंद आ रहा होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।